2023 की इंटर वार्षिक परीक्षा जो कि फरवरी में संभावित है, उसके लिए इतिहास विषय में जो भी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात एमसीक्यू हो सकते हैं, उसको चैप्टर वाइज इस वीडियो और आगे आने वाली वीडियोज के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 50 हल करने हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो और आगे आने वाले जो भी चैप्टर से संबंधित वीडियोज होंगे, उससे आप कम से कम इस स्थिति में होंगे कि आप 50 क्वेश्चन तो आसानी से, दावे के साथ आसानी से ही आप उसमें पकड़ पाएंगे। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके परसेंटेज के लिहाज से, आपके बेहतर रिजल्ट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपको पहला चैप्टर जो एंशिएंट इंडिया आपका बुक है, प्राचीन भारत, उससे सिंधु सभ्यता का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसमें जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। तो देखिए, इसमें पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशिष्ट वस्तु है, आप इसे विशिष्ट वस्तु कहें या पूरा वस्तु भी कह सकते हैं कि विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है या क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशिष्ट पूरा वस्तु जो है वो आपको मुहरें हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। दूसरा सवाल, इसमें आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसका आंसर होगा आपको ए। तीसरा सवाल है, एक पुरातत्ववेत्ता हुए जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई तरह के अध्ययन किए हैं। इनके कई रिसर्च हैं। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता कब अस्तित्व में आई और कब उसका पतन हुआ, तो उसके लिए इन्होंने अपना जो अनुमान व्यक्त किया है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक, अर्थात 1000 सालों तक ये सभ्यता जो है अस्तित्व में रहती है। इसके बाद का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप देखेंगे कि इससे संबंधित कई तरह से और कई बार सवाल आए भी हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जब आपको हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इतिहास को समझने बूझने के लिए एक प्रचलित परंपरा रही है कि हम विभिन्न समयों को उस समय होने वाले जो धातु या पत्थर जो महत्वपूर्ण है उसके आधार पर भी हम काल विभाजन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ताम्र युग। तो ये आपको उस समय में, एक विशेष समय में मुख्य रूप से जो लोग थे वो किस प्रकार के धातुओं का इस्तेमाल अपने व्यवहारिक जीवन में, सामान्य जीवन में जो औजार बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए करते थे, उसके आधार पर भी हम इतिहास का काल विभाजन करते हैं। तो उस आधार पर अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका आंसर होगा बी। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में जो लोग थे वो मुख्य रूप से अपने औजार और अपने जो हथियार थे वो कांसे के बनाया करते थे। ये कांस्य जो है वो तांबा और प्लस टीन को मिलाने से कांस्य बनता है। तो मुख्य रूप से उस समय के जो लोग थे वो कांस्य का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसी तरीके से उसी से मिलता जुलता सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो आप फिर से एक बार, ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा जो है वो भारत में, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ और उस समय से इसका प्रचलन या प्रयोग जो है वो भारत में शुरू होता है। तो उस समय से लगभग
1500 साल पहले ये सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है, नगरीय सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप इन तथ्यों को याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कई लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो सवाल हैं उसको आपको हल करने में सुविधा होगी। जैसे एक सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें या वर्णन करें, तो उसमें देखें अभी तक आपने जैसे देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात उस समय लोग जो हैं अपने औजारों और हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा कांस्य के बनाया करते थे। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। अब इससे देखिए आपको सवाल भी आते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो के नगर योजना का वर्णन करें या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये सब जो मुख्य बातें हैं ये आपको ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसका आप इस्तेमाल अपने दीर्घ उत्तरीय सवालों में भी कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो कि असल में उसके बाद जब वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता जो आती है उसमें भी वो नहीं पाई जाती है, तो वो विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का नगरीय सभ्यता होना। यानी हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे हम नगरीकरण देखते हैं, वहाँ पर शहर का जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं। तो भारत में सबसे पहली जो नगरीय सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता, तो इसका आंसर होगा आपको बी। इसके बाद सवाल है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी या प्रथम नगरीय सभ्यता का क्या नाम है। तो अगर इस तरह के सवाल हैं तो इसका भी जवाब आपको होगा हड़प्पा सभ्यता, इसका भी ऑप्शन होगा बी। उसी तरीके से अब हड़प्पा के बारे में, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जब हम कहते हैं तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया है वो है हड़प्पा। आप ध्यान रखेंगे कभी कभी एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की चर्चा करें या सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की चर्चा करें। तो इस सभ्यता को मुख्य रूप से कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला पुरातात्विक स्थल खोजा गया और जिसकी खुदाई की गई है वो है हड़प्पा, और इसकी खुदाई जो है, इसका उत्खनन जो है वो किया गया है 1921 में, जिसका ऑप्शन होगा सी। ये आपको 1921 में हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल का जो खुदाई हुआ है 1921 में, इसको दयाराम साहनी ने किया। ये भी सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है किसने की। अब उसी तरीके से सवाल, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो इसका भी आंसर आपको होगा हड़प्पा। बस ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता कहते ही इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले उस इलाके में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो अगर आता है कि पहले कौन खोजा गया तो आपका सिंपल सा जवाब होगा हड़प्पा, तो इसका ऑप्शन होगा डी। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई, तो यही आपका जवाब होगा हड़प्पा का। ये मिलते जुलते सवाल हैं, थोड़े बहुत इधर उसमें बदलाव कर दिए जाते हैं। बस आपको कंसेप्ट समझना है कि सबसे पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा, जिसकी खुदाई की गई है। फिर से देखिए, वही हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ, खोजा गया किसको या उत्खनन किया गया। अब अगर दोनों आए, किसको खोजा गया, या आपको आए कि किसका पहले उत्खनन किया गया, या अगर आपसे कहा गया कि सबसे पहली खुदाई किसकी हुई, तो ये कोई भी शब्द आए तो आपको आपका जवाब होगा हड़प्पा। इसके लिए भी ऑप्शन होगा डी। फिर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जवाब होगा आपको रावी नदी। आपको पता है हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी एक राज्य है पंजाब, तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में
आपको हड़प्पा जो है वो अवस्थित है। पंजाब में भी एक ज़िला है मोंटगोमरी ज़िला, जहाँ पे हड़प्पा स्थित है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण कुछ स्थलों के संबंध में विशिष्ट बातों को आपको जानकारी में रखनी चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से पूछा जाए आप सॉल्व कर सकें। और तो और वो आपको आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखने में भी मदद करेगा। अब जैसे अभी तक आप सिर्फ हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की बात करें, तो 2-4 बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं। उसकी खुदाई कब की गई? 1921। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा। हड़प्पा अवस्थित कहाँ है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस तरीके से हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, चान्होदड़ो हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में जो विशिष्ट बातें हैं, आगे आपको अभी और उसमें समझ आएगा, जो विशिष्ट बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उस स्थल से संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसे हल कर सकें। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से संबंधित कई तरह के सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है आपको, मोहनजोदड़ो की खोज कब प्रारंभ हुई या कब आरंभ हुई? तो इसका जवाब होगा बी। आप ध्यान देंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पाई में से कभी न कभी ये सवाल आता है कि किसको कब खोजा गया। तो मुख्य रूप से हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या आगे आप देखेंगे लोथल की खुदाई कब की गई, इसका आपको वर्ष पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है। तो आपको इसमें बस सिंपल ध्यान रखना है, एक क्रम बना लीजिए दिमाग में, पहले हड़प्पा फिर मोहनजोदड़ो, उसके बाद और भी जो लोग हैं। तो हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा आपको आर.डी. बनर्जी। इनका पूरा नाम है रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। तो अगर कभी आपको ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म ना देके पूरा नाम दे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है रखाल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने। इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये देखिए, विशाल स्नानागार जो है, इससे आपको 2 नंबर के सवाल भी आते हैं। विशाल स्नानागार पर टिप्पणी करें, विशाल स्नानागार के बारे में लिखें। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कम से कम आपको 2 नंबर के सवाल जो हैं उन्हें 3 या 4 लाइन में आपको हल करने होते हैं। कम से कम 2 पॉइंट तो उसके बारे में लिखना है। अगर आपको कुछ याद नहीं है और अगर ये याद है कि विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है, कहाँ उसके अवशेष मिले हैं, तो ये आपका जो 2 नंबर के सवाल होते हैं उसमें आपको मदद करेगा। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो 2 नंबर के जो सवाल आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके लिए जो आपके फैक्ट्स हैं इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, वो आपको मदद करते हैं 2 नंबर के सवाल को भी लिखने में। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसके लिए भी आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका ऑप्शन होगा ए। फिर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसके लिए भी आपका ऑप्शन होगा ए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो विशिष्ट स्थल हैं उनके बारे में जो विशिष्ट बातें हैं, जैसे अब मोहनजोदड़ो का उदाहरण लीजिए, तो आप मोहनजोदड़ो के लिए एक बना लीजिए, खुदाई कब की गई? 1921। किसने खोद उत्खनन किया? रखाल दास बनर्जी। वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष मिला है विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो के संबंध में आपको 5-6 पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर कोई 2 नंबर का सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो शहर पर टिप्पणी करें या चर्चा करें, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप अपना आंसर बना सकते हैं। उसी तरह से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो इसका भी ऑप्शन होगा आपको मोहनजोदड़ो। सी ऑप्शन होगा। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ये हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक स्थिति जो है उनसे लिया गया सवाल है। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी,
वहाँ पर तांबे की खानें थीं। वहाँ पे उत्खनन से पता चला है कि हड़प्पा के समय में भी खेतड़ी से जो लोग थे, हड़प्पा वासी जो थे, वो तांबा प्राप्त करते थे। उस तरह से लोथल एक महत्वपूर्ण शहर है। लोथल असल में वहाँ का गोदीबाड़ा भी है। गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह शहर भी इसे बोलते हैं, या कभी कभी इसे गोदीबाड़ा के नाम से, या आप इसे बंदरगाह शहर भी कह सकते हैं। तो ये एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन है, तो इसका जवाब है लोथल। यहाँ पे सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपको भोगवा, ऑप्शन सी। उसी तरह से लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब होगा आपको गुजरात। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे जो है वो आपका लोथल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई, तो इसका जवाब होगा आपको 1955। हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है, तो इसका भी जवाब होगा आपको लोथल, ऑप्शन बी। तो आप देखें यहाँ भी लोथल से आपको 3-4 महत्वपूर्ण बातें पता चल गई। सबसे पहला उसकी अवस्थिति, तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। गोदीबाड़ा शहर है यानी बंदरगाह शहर है, वहाँ से व्यापार जो होता था जल परिवहन के माध्यम से, उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता था। तो आप उसे व्यापारिक शहर भी कह सकते हैं। और उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात युगल समाधान। अब यहाँ पर युगल समाधान क्या है, ज़रा उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। युगल समाधान में एक ऐसा जहाँ पे मृत्यु होने के पश्चात महिला और पुरुष को जहाँ एक साथ दफनाया गया हो, तो ऐसे समाधान को, उसको हम युगल समाधान के रूप में जानते हैं। तो इसका जो साक्ष्य है वो हमें लोथल से मिला है। वैसे युगल समाधान के जो साक्ष्य हैं वो राखी गढ़ी से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए आपको लोथल आंसर ही सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा। ये भी एक महत्वपूर्ण शहर है। आप ध्यान देंगे कुछ ट्रिक्स भी इस तरह से दिमाग में रखे जाते हैं। जब भी कृषि से संबंधित कुछ बात हो तो उसके लिए कालीबंगा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सवाल है कि कालीबंगा स्थित कहाँ है, तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। इससे संबंधित अगर आप सवाल देखें तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वह किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं, तो इसका जवाब होगा आपको कालीबंगा। कभी कभी इसी सवालों को आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर इस तरीके के सवाल आए तो भी आपका जवाब कालीबंगा ही होगा। तो कालीबंगा एक ऐसा राजस्थान का क्षेत्र है, जगह है, जहाँ पे हमको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी स्थिति में भी थी और वहाँ पर हल चलाए जाते थे। हल के निशान मिले हैं, हल चलाने के निशान मिले हैं। एक सोर्तुघई नाम का जगह है, उसके बारे में सवाल आता है कि सोर्तुघई जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका अफ़गानिस्तान में है। काबुल के पास ये जगह है, अफ़गानिस्तान में काबुल के पास सोर्तुघई नाम का जगह है। ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता कितना ज़्यादा एक विस्तृत सभ्यता थी। अफ़गानिस्तान तक इसका विस्तार था। भारत में अभी आप गुजरात और राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कितना बड़ा होगा। आपने इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखा कि यह सभ्यता जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। चान्हुदड़ो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, वहाँ पे यहाँ आपसे सवाल पूछा गया है कि चान्हुदड़ो जो है वह किस चीज़ का उत्पादन करता था, तो चान्हुदड़ो मुख्य रूप से मनका के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। चान्हुदड़ो को हम एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक नगर कौन है, तो आप इसके लिए चान्हुदड़ो अपना आंसर मारेंगे। यहाँ पे जो सवाल है उसके लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनका। अब यहाँ पे नाविकों का देश सुमेर के अभिलेख में, यानी इराक मेसोपोटामिया का जो इलाका है वहाँ के अभिलेखों में एक पूछा जाता है कि नाविकों का देश कौन था,
तो इसका आपको सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेलुहा। मेलुहा की पहचान जो है उसके लिए इतिहासकारों के बीच में अभी भी मतभेद है, परंतु बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि मेलुहा जो है वो सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए सुमेर के जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे मेलुहा शब्द, यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता को उस समय मेलुहा नाम से जानते थे। तो मेलुहा को सुमेर के अभिलेखों में नाविकों का देश कहा गया है। स्पष्ट है कि इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उनका जल परिवहन बहुत ही अच्छी स्थिति में रहा होगा और उनका जल परिवहन के माध्यम से जो व्यापार है वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा होगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के महत्वपूर्ण विशेषताओं में जब आपका सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखें, तो आप देखिए यहाँ पर उससे संबंधित एक सवाल है कि तौलने की इकाई, जिसे हम मापतौल कहते हैं, तौलने की इकाई में सिंधुवासी जो हैं वो किस अंक का प्रयोग करते थे? तो ये 16 का आवर्त के रूप में प्रयोग करते थे। 16, 64 इस तरीके से वो अपने तौलने की इकाई का प्रयोग करते थे। ये इतना स्टैंडर्ड है कि जो तौलने की इकाई संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही इकाई प्रयुक्त होती थी। ये भी अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि 5000 साल पहले भी इतने विशाल क्षेत्र में तौलने की इकाई जो थी हर जगह समान थी, हर जगह समरूप थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए दीर्घ उत्तरी में कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप इस तरह के फैक्ट्स का, बिंदु का आप इस्तेमाल अपने आंसर में कर सकते हैं। उसके बाद हड़प्पा लिपि, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सवाल पूछे जाते हैं कि हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं, तो इसका आंसर होगा आपको डी। चूँकि आपको पता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, 2 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा लिपि की चर्चा करें या उसका वर्णन करें, ये 2 नंबर में सवाल आता है। तो सबसे पहले तो ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक कम से कम आपको पॉइंट बताता है कि हड़प्पा लिपि में मुख्य रूप से 400 प्रकार के चिन्ह हमें प्राप्त हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि चूँकि हड़प्पा लिपि में अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं उसे, इस बारे में उसके संबंध में स्पष्टता नहीं कहा जा सकता है, वो अब लिपि अभी तक हमारे लिए पठनीय नहीं है। दूसरी बात, जो लिपियां हैं हड़प्पा में, जो लिपि हमें मिली हैं वो मुख्य रूप से उस समय जो चिन्ह हैं मुहरों आदि पर हमको उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। तो ये सब जो आपको तथ्य होते हैं इनका इस्तेमाल आप आसानी से 2 नंबर के सवालों के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं या कौन कहलाता है? तो इसका जवाब होगा आपको कनिंघम, ऑप्शन होगा ए। ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने 1856 में सबसे पहले इन्हीं ने हड़प्पा का जो क्षेत्र है, यानी सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का जो क्षेत्र है उसके बारे में इन्होंने एक रिसर्च किया। बाद में इनको पुरातत्व के संबंध में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, वैसे ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे, परंतु इनका जो पुरातत्व के संबंध में जो इनका एक लगाव था, इन्होंने भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना की और उसके पहले डायरेक्टर भी बने। अंतिम सवाल है आपका, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र है? देखिए सवाल के जब हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करे थे तो पहला सवाल था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? तो हमारा जवाब था मुहरें। तो वहाँ पे जो मुहरें मिली हैं उसमें एक मुहर है पशुपति शिव की मुहर। उसमें शिव जैसे आकृति दिखाया गया है जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उसमें उनके साथ साथ कई तरह के जानवरों का भी चित्र बना हुआ है। तो इससे एक सवाल आता है कि उसमें किसका नहीं है? तो उसमें जो नहीं है वो है भैंस, ऑप्शन होगा डी।